हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम बात करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन की। ओके, क्लास 9th के लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें हम काफ़ी चैप्टर्स और उनका न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में देखा था, अपने फर्स्ट चैप्टर से कर रहे हैं। क्लास 10th के लिए भी हमने सारे उनका जो थ्योरी और न्यूमेरिकल है सीक्वेंसली कवर अप कर रहे हैं। ओके, चलिए आज आपके इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ मोशन इन वन डायमेंशन की, जो बिल्कुल खास टॉपिक है जो आपको आगे फिजिक्स पढ़ने में बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, चलिए तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जैसे स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है और ये बार बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। यानी आपको सबसे पहले ये समझ लेना होगा कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। अब देखो, दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। यानी वो क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उनको एक्सप्रेस करने के लिए, आप उनको बोलते हो कि ये स्केलर क्वांटिटीज है। अब यहाँ मैग्नीट्यूड क्या है देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वजन है 20 kg, कितना हो गया 20 kg, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि इसमें नंबर हो गया, ये वाला वैल्यू क्या हो गया नंबर। ओके, ये हो गया आपका नंबर, 20 नंबर हो गया, और जो केजी हो गया वो क्या हो गया यूनिट। यानी नंबर और यूनिट ही सिर्फ चाहिए उसमें, आप ऐसे क्वांटिटी को बोलोगे स्केलर क्वांटिटी। यहां कोई डायरेक्शन का बात नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर। यहां पे हम इसके डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, यानी इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है, आप उसको बोलेगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे कुछ प्योर नंबर्स जैसे आप इनको भी स्केलर क्वांटिटी ही बोलते हैं, जिनके पास कोई यूनिट्स नहीं है, जैसे पाई हो गया, इस एनर्जी स्क्वायर हो गया, इसको भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल में देखो, मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये इनको किसी को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप वर्क डन कर रहे हो, किधर वर्क डन हो रहा है कोई डायरेक्शन नहीं। स्पीड डायरेक्शन से मतलब नहीं है, आप स्पीड बोलोगे 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 हो गया उसका नंबर वैल्यू और किलोमीटर पर आवर हो गया उसका यूनिट। यानी सिर्फ और सिर्फ यह मैग्नीट्यूड पे निर्भर करता है। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, पावर, हीट, स्पेसिफिक हीट, इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल एडवांटेज, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। एंड फ्रीक्वेंसी, एंगल एक्सेट्रा, यानी ये सब कुछ, इन सब में किसी भी चीज़ों में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो आप बोलोगे ये कौन सा क्वांटिटी हो गया, ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। ओके, इट्स डायरेक्शन इज काउंटेड विथ साइन, यानी इसका डायरेक्शन को आप साइन के साथ काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़े, हम वेक्टर क्वांटिटीज देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर हो गया, यानी उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। एग्जाम्पल के लिए बोला गया, कार मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ गई विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पे देखें, कार किधर गई, ईस्ट डायरेक्शन में गई और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गई। आप इस क्वांटिटी को बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करने के लिए इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हुआ है। ओके, इट हैज ए न्यूमेरिक वैल्यू भी होगा इसमें, यानी 50 हो गया न्यूमेरिक वैल्यू, यूनिट किलोमीटर पर आवर, और इसमें क्या होगा अगला डायरेक्शन। यानी अगर डायरेक्शन होगा तो ये वेक्टर है, अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो ये स्केलर है। क्लियर, एग्जांपल देखते हैं। राम गोस ड्यू ईस्ट, कार ट्रेवल 10 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, यानी इसमें डायरेक्शन भी होगा। डन, एग्जाम्पल्स देख लें आप इसके। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट, इन सब के अंदर किस चीज़ की जरूरत है, इन सब के अंदर जरूरत है डायरेक्शन की। सबके पास डायरेक्शन होगा। जैसे वेट है, वजन, तो वजन किधर लगेगा, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। वेट तो हमेशा ग्रेविटी की वजह से होता है, तो नीचे लगेगा, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स भी अगर आप लगा रहे हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। क्लियर, तो यहाँ हर एक क्वांटिटीज में डायरेक्शन है, यानी उनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप इनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, अब देखें, इट फॉलोज एल्जेब्रिक सम, यानी आप इसको एल्जेब्रिक सम एल्जेब्रिक तरीके से या तो प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसमें साइन इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम्पल, अगर मान लो आप बोल रहे हो कि ये कार ईस्ट की तरफ गई 20 किलोमीटर पर आवर, ओके, तो आप इसको क्या ले रहे हो, अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो अगर ये कार फिर वापस उसी डायरेक्शन में आएगी वेस्ट की तरफ,
तो आप इसको अब -20 किलोमीटर पर आवर लेंगे। क्लियर? यानी अगर ये जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हो, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आया तो आप इसको डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद इसको नेगेटिव भी लेंगे। ये खास है और ये याद रखना होगा। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनको सिंपली आप अर्थमेटिक मीन से ऐड करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इधर चला गया, ठीक है, तो आप उसको ये 5 किलोमीटर इधर गया, फिर 5 किलोमीटर इधर गया, तो आप इसको सीधा ऐड कर देंगे। डन। यानी आप उसमें अरिथमेटिक मीन फॉलो करते हैं स्केलर क्वांटिटीज में, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में आप क्या फॉलो करोगे? एल्जेब्रिक तरीके से आप इसको जोड़ेंगे। डन। समझ में आया ना? अब ये आई होप आपको स्केलर और वेक्टर समझ में आ गया होगा। चलो बहरहाल आपको एक तो ट्रिक दे देते हैं जिससे आप इसको याद रखोगे। देखो, स्केलर एस से स्केलर है तो ये सिंगल होगा, यानी मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन, तो सिंगल का मतलब बस मैग्नीट्यूड। वही अगर वेक्टर है तो देखो इसका दो मुंह है, वी वी, यानी इसको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। एस फॉर सिंगल सिर्फ मैग्नीट्यूड, वी वेक्टर में दो मुंह है ना इसका, टू फेस, तो दोनों चाहिए। इसको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये पहले मैंने बहुत पहले दे दिया। अब आगे देखें, रेस्ट एंड मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत समझने वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है ना। समझ में आएगा? अब देखो, जैसे रुके हैं, रुक 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 रुक, बहुत सारा ऐसे गाना भी आता है, रुक 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 चल चल, ठीक है ना। तो ये रेस्ट एंड मोशन में हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको ये पकड़ लेना है कि कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट और मोशन में कब और कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्चुअल है, ये रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है, मतलब आप देख कहां से रहे हो, ठीक है ना। चलो, बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट, बोला अगर कोई ऑब्जेक्ट है आप उसको रेस्ट में तभी बोलोगे when it does not change its position, यानी वो जब अपना पोजीशन नहीं बदलेगा with the reference to the immediate surrounding। यानी अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने ये लैपटॉप है, तो मेरा इमीडिएट सराउंडिंग ये लैपटॉप हो गया, यहाँ कुछ बुक्स वगैरह हो गई। अब मैं क्या अपना जगह इनके हिसाब से, इनके रेफरेंस में तुरंत बदल रहा हूँ? नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। क्लियर? लेकिन अगर while बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, यानी मोशन में बॉडी को तब बोलेंगे जब ये अपना पोजीशन रेस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग और समय के हिसाब से क्या कर रही हो? बदल रही हो। यानी समय 1 सेकंड 2 सेकंड हुआ तो पता चला 1 सेकंड में मैं यहाँ हूँ, दूसरे सेकंड में वहाँ हूँ, तीसरे सेकंड में वहाँ हूँ। तो आप ऐसा कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी है जो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अगर जगह बदल रही है तो आप बोलेंगे कि वो मोशन में है। यानी कुल मिला के समझो, डेस्क है, डेस्क मेरा सराउंडिंग हो गया, डेस्क के हिसाब से मैं तो अभी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, तो मैं रेस्ट पे हूं। और अगर मैं अपना डेस्क के हिसाब से पोजीशन चेंज करने लगूंगा, मतलब मैं अपना जगह बदलने लगूंगा, ठीक है, तो मैं मोशन में हो जाऊंगा। क्लियर? सपोज करो आप रोड के किनारे खड़े हो और आप देख रहे हो कि आप तो वहीं खड़े हो, लेकिन रोड के ऊपर से कोई मोटरसाइकिल चला जा रहा है, तो आप सराउंडिंग हो गए उसके, लेकिन वो मोटरसाइकिल आपके हिसाब से अपना जगह चेंज करके निकल गया आगे, यानी वो मोशन में था। समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब अगर हम ऐसे बात करें तो हर ऑब्जेक्ट पूरे ब्रह्मांड में मोशन में है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स, गैलेक्सी सब कुछ चल रहा है, ठीक है। कोई चीज अल्टीमेट रेस्ट में नहीं है। हाँ, हम देख रहे हैं, जैसे मान लो एक ट्रेन हो गया, ठीक है ना, उसमें अगर मान लो कि देखो, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज करें मेट्रो ट्रेन है और इसमें ये देख रहे 2 बच्चियां बैठी हैं, ठीक है, आपस में बात कर रही हैं, ठीक है ना। ये ट्रेन तो चल रही है, लेकिन ये एक दूसरे से बात कर रही हैं, तो दोनों को लग रहा है कि मेरी सहेली भी वहां बैठी हुई है और मैं भी बैठी हुई हूँ, यानी दोनों किस पोजीशन में है? दोनों रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में। लेकिन वही अगर आप ये देख लो, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उनके अगर मम्मी पापा, तो ये क्या देख रहे हैं कि जो मेरी बेटी है जो ट्रेन के अंदर है वो तो चल रही है इनके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये दोनों के हिसाब से ट्रेन के अंदर जो बच्चियां बैठी हैं वो चल रही हैं, लेकिन जो बच्चियां खुद अंदर ट्रेन के अंदर बैठी हैं वो तो क्या है? रेस्ट में है। समझ में आया क्या? यानी कुल मिला के रेस्ट और मोशन एक रेफरेंस पॉइंट है, आप कहां से देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो ट्रेन में आप हो और आपके मम्मी पापा जा रहे हो सारनाथ घूमने के लिए, तो जब ट्रेन के अंदर आप होगे तो आपको लगेगा ना कि मम्मी पापा सब लोग तो रुके हुए हैं, तो बोलेंगे कि रेस्ट में। लेकिन जब आप बाहर देखोगे, जो दादाजी आपको छोड़ना है वो बाय करेंगे, तो आप तो रेस्ट में हो, लेकिन जब ट्रेन चलेगी तो वो धीरे 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 पीछे छूट जाएंगे, यानी वो मोशन में हो जाएंगे। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के हिसाब से अपना जगह बदल रहा है तो वो मोशन में है, और अगर वो इमीडिएट सराउंडिंग के हिसाब से जगह नहीं बदल रहा है तो वो रेस्ट में है। क्लियर? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कोई ऑब्जेक्ट का मोशन देख लेते हैं, 1 डायमेंशन मोशन। यानी आप कब बोलोगे कि कोई ऑब्जेक्ट में 1 डायमेंशन मोशन हो रहा है? व्हेन बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, लाइन पाथ, मोशन इज सेड टू बी 1 डायमेंशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधे चले जा रहा है, किधर भी मुड़ ही नहीं रहा है, तो आप बोलोगे कि वो 1 डायमेंशन में। सपोज करो एक्स एक्सिस हो गया, इसको आप स्ट्रेट
और रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हो या रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, यानी ट्रेन बिल्कुल सीधे चली जा रही हो, या कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो सीधा एकदम, या कोई कार है बहुत सीधा रोड है उसके ऊपर एकदम स्ट्रेट चली जा रही है सीधा, यानी सिर्फ इसमें एक्स एक्सिस ही कंसीडर करेंगे तो ये हो गया आपका वन डायमेंशन। इसमें कोई लेटरल का मतलब कोई साइड में मूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल सीधा होगा एक ही कोऑर्डिनेट में, तो आप बोलेंगे वन डायमेंशन। वही अगर हम दूसरा बात कर रहे हैं तो हो गया टू डायमेंशन मोशन, मोशन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू डायरेक्शन, यानी दो दिशाओं में जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स और वाई प्लेन में, ठीक है ना। जैसे ये देखो डायग्राम में आप देख लो, ये कार सीधी चली जा रही है बिल्कुल, तो हो गया एक्स, लेकिन आप ये जो कोई पत्थर फेंक रहे हो, ये पत्थर किसी ने फेंक दिया, ठीक, तो देखो ये ऊपर जा रहा है ना जब, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ भी मूव कर रहा है, और वाई मतलब ये ईस्ट की तरफ भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स में मूव कर रहा है, यानी ये टू डायमेंशनल हो गया। यानी एक्स और वाई दोनों प्लेन में मूव करें, आप इसको क्या बोलोगे, टू डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब गोल गोल घूम रहा हो, या प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल का मतलब ये पत्थर फेंके है ना, आप इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हो, या कोई ऑब्जेक्ट जब गोल गोल घूम रहा हो तो भी वो कितने डायमेंशन में मूव करेगा, वो एक्स और वाई डायमेंशन यानी टू डायमेंशनल मूवमेंट होगा, ठीक है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा मूव कर रहा है एक कोऑर्डिनेट में, बोलोगे वन डायमेंशन। कोई अगर आपने पत्थर फेंक दिया वो दो कोऑर्डिनेट्स में मूव कर रहा है, यानी टू डायमेंशन हो गया, ठीक है। और वही अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें, अगर मान लो प्लेन उड़ रहा है तो एक्स वाई जेड यानी थ्री डायमेंशनल मूवमेंट होगा, उसमें एक्स वाई और जेड तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, बदलते रहेंगे। इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन। मतलब जैसे सपोज करो इधर भी बढ़ रहा है, सामने भी बढ़ रहा है, ऊपर भी, और ये एक्स इधर, एक्स वाई और जेड, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो स्पेस में जा रहा है ना बहुत तेजी से, आप बोलोगे कि वो कौन कितना डायमेंशनल मूवमेंट कर रहा है, थ्री डायमेंशनल मूवमेंट, ओके। कोई पतंग उड़ रही हो या कोई पक्षी उड़ रहा हो तो वो भी थ्री डायमेंशनल मूवमेंट में होगा। या अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट कर रहा है रैंडम, एयर का पार्टिकल है जो मूव कर रहा है रैंडमली, आप उसको भी बोलोगे कि ये थ्री डायमेंशनल मोशन हो रहा है, ठीक है ना। अब अगला सबसे खास कॉन्सेप्ट है, देख लो सबसे खास कॉन्सेप्ट है अगला, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगला कौन सा हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो सपोज करो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी, आपको जाना था पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है ना। आपका घर है और मान लो ये आपका नानी गांव है, ओके, ये आपके नानी गांव है जहां आपको जाना है, डन। अब देखो इसका दो तरीका हो सकता है, ठीक है ना। आप या तो रोड पकड़ के जाएं, रोड पकड़ के जाएंगे तो मान लो ये वाला रास्ता लेंगे, बिल्कुल सीधा तो होगा नहीं, पकड़ते घूमते घूमते जिधर जिधर से रोड होगा आप उधर से चले जाएंगे और अल्टीमेटली आप अपने नानी गांव पहुंच गए। और आप या तो सीधे चले जाओ जहाज से, एरोप्लेन उठाया, मान लो पापा ने बोला ठीक है आपके लिए हेलीकॉप्टर लेके आए हैं नानी गांव जाने के लिए, आपके घर पे हेलीकॉप्टर, आप छत पे चढ़े वहां से या ग्राउंड से, वहां से सीधे उड़े और नानी के सीधे दरवाजे पे जाके उतर गए। तो दो अपने देखा कि दो कोऑर्डिनेट, दो तरीका है जाने का। तो ये जो काफी दूर दूर तक घूम के गए आप, इसमें क्या डायरेक्शन फिक्स था, नहीं, डायरेक्शन देखो हर समय बदला है, हर क्षण बदला है, ठीक है। तो आप इसको बोलते हैं डिस्टेंस, क्या बोलेंगे इसको आप, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। लेकिन ये देखो जो सीधी दूरी थी ना, ये डॉट 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 वाली बिल्कुल स्ट्रेट, इसमें डायरेक्शन फिक्स था, आप इसको क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे इसको, डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन फिक्स नहीं था तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, यहाँ डायरेक्शन फिक्स था तो ये हो गया ये वेक्टर क्वांटिटी। यानी दो पॉइंट में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी दो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो दो पॉइंट हो गया तो बिल्कुल सीधा ही ना जा सकते हैं, अब इससे सीधा जाओगे उससे कोई छोटा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो ही नहीं सकता है। यानी दो पॉइंट के बीच में अगर आप, यानी दो पॉइंट के बीच में अगर आप सीधा जाना चाह रहे हो तो बिल्कुल सीधा अगर जा रहे हो तो वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसको आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए देख लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच अ बॉडी मूव्स, यानी पूरी लंबाई जिससे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे ये वाला पाथ हो गया, आप देख लें डायग्राम में, देख रहे हैं क्या, ये वाला पाथ हो गया, ये वाला, आप इसको बोलोगे डिस्टेंस और इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, इट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी पूरा दूरी तय करना इसको बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी शुरुआती इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है ना, आप उसको बोलते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये पाथ पे देखो ये सबसे छोटी दूरी होती है दो पॉइंट्स के बीच में। डन। अब देख लेते हैं हम डिफरेंस क्या है
मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी बोला कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, या तो वो बराबर हो सकता है या कम हो सकता है। सपोज करो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है ना। मान लो आप ऐसे ऐसे घूम के आए और ये बिल्कुल सीधा आ गए, तो देखो ये आप जो इस तरीके से जा रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाले से, जैसे मान लो सी तरीका हो गया और ये डी, तो या तो सी डी के बराबर हो सकता है ना। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये जो दूरी है, अगर मान लो ये ए से बी जाने का तरीका है जो दूर दूर घूम के, आप उससे नहीं जाके क्या केस बनता है, आप सीधे चले जाओ, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर हो सकता है, या ये जो दूरी है ना ये इससे छोटी ही हो सकती है। यानी डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर हो सकता है या तो उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन पूछता है, आपने दिया भी होगा एक्सरसाइजेज में। बोल रहा है अ बॉय ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, यानी 3 किलोमीटर गया किधर, ईस्ट में। देन 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, किधर चला गया फिर, 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। अब आपको यहाँ निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कवर्ड तो बताना है कि कितना दूरी वो तय किया। तो देखो ए बी से गया ए 3 किलोमीटर और फिर ए से गया सी 4 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, ये कितना हो गया आपका 7 किलोमीटर। दूरी कितना तय किया, अरे 3 किलोमीटर पूरा गया, 4 किलोमीटर उत्तर गया, तो 7 किलोमीटर हुआ। और वही हम देख लें डिस्प्लेसमेंट, हम इनिशियल और फाइनल जो प्लेस होता है ना उसी से निकालते हैं। वो कहाँ घूम के गया है, कितना घूम के गया, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी जो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ये डिस्टेंस निकालना होगा BC, क्या निकालना होगा BC, ठीक है। तो इसको निकालते कैसे हैं, देखो ये जो हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी ये साइड मान लेते हैं 1 2 और ये 3 साइड है, तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली साइड है कौन सी है, BC। BC स्क्वायर बराबर जो दोनों छोटा साइड है ना, यानी AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी जो बड़ा साइड होता है वो दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर कितना हो गया, देखो AC हो गया 4 किलोमीटर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है ना। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आ गया 9 और 16 आ गया प्लस 9 कितना आ गया 25। BC स्क्वायर कितना है 25 तो BC कितना हो जाएगा 5, अंडर रूट कर देंगे ना इसको। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इन दोनों के बीच का 5, आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, इसमें जो सब बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर जो दोनों छोटी साइड होती है इनके स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अगला देखें, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बोला है कि जो डिस्टेंस है ना ये हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आएगा, जैसे सपोज करो ए से आप B में गए, तो यहाँ से तो यहाँ गए, तो मान लो कि ये 8 किलोमीटर हो गया, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से वापस आ गया, तो इसका डायरेक्शन इधर जाओगे तो प्लस लोगे, इधर जाओगे तो क्या लोगे, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट यानी जो डायरेक्शन पे निर्भर करता है वो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करता है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड जीरो नहीं हो सकता है। कैसे देखें, सपोज करो एक गोल कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां आया, ठीक है। तो यहां से मान लो अगर जो डिस्टेंस ये पूरे गोले के बराबर तय करेगा दूरी, और सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr के बराबर हो गया, ये क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, यानी कितना दूरी तय करेगा 2πr। लेकिन अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट किया और फिर ए पे ही आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। यही बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल 0 नहीं होगा, लेकिन जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ये 0 हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखे मैंने, बॉडी रिटर्न्स ओरिजिनल पोजीशन, जैसे गोले में वो बॉडी फिर दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। या मान लो अगर आपने बॉल फेंका नीचे से हमने बॉल फेंक दिया, यहां से बॉल ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो डिस्टेंस तो मान लो 1 किलोमीटर अगर गया है बॉल, 2 मीटर अगर गया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 2 मीटर ऊपर गया 2 मीटर नीचे आया तो 4 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जहां से गया वहीं फिर आ गया तो 0 हो गया, सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब स्पीड एंड वेलोसिटी देख लेते हैं, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ फार्मूला वगैरह है बस, और ज़्यादा इसमें वो टफ है ही नहीं, ठीक है ना। देखें स्पीड क्या है, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, यानी स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्लास 6, 7, 8 से आप पढ़ते आ रहे हो, फार्मूला है आसान। ये स्केलर क्वांटिटी है, एस देखो इसका ट्रिक ले लो, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेक्टर, ठीक है ना।
एस स्पीड क्या है, स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। ये खुद पहला अक्षर इसका बताएगा आपको, ठीक है ना। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, कौन, स्केलर स्पीड, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, क्योंकि ये स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब देखें इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, अब देखें ये डेफिनेशन पूछता है, अ बॉडी सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कोई बॉडी को आप यूनिफॉर्म स्पीड में चलता हुआ तभी बोलेंगे जब व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जब ये बराबर समय में बराबर दूरी चले थ्रू आउट द मोशन। जैसे मान लो 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर, तो आप इसको बोलोगे यूनिफॉर्म स्पीड है। अब देखो ग्राफ देख लो इसका ये अगर डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस और ये टाइम, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, एकदम सीधा, क्योंकि देखो मान लो ये बराबर आएगा। समझ में आएगा, इसका ग्राफ देख लिया आपने। अब वही मान लो दूसरा हो गया, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मोशन ऑफ बॉल ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन, यानी मान लो घर्षण ही नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, आपने बॉल फेंक दिया तो वो हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चला जाएगा। अगला है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म इफ आपको लिखना है क्या है, इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी समय तो बढ़ता है 1, 2, 3, 4 सेकंड, लेकिन जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, कभी 1 मीटर, कभी 2 मीटर, कभी 4 मीटर, कभी 1 मीटर, यानी बढ़े घटे, आप उसको बोलोगे कि क्या है वो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। तो ग्राफ इसका कैसा होगा, देखो आप इसका ग्राफ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में बढ़ता है घटता है, ये फिक्स नहीं होता है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, इधर वाई एक्सिस पे, टाइम हो गया एक्स एक्सिस पे। इसका जो ग्राफ बनेगा वो नॉन यूनिफॉर्म का ऐसे बनेगा। इसमें बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, यानी बराबर दूरी नहीं तय करेगा, लेकिन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म। लोकल लैंग्वेज में अगर बराबर रफ्तार फिक्स हो, मतलब कि बराबर दूरी बराबर समय में चलता चला जाए, तो यूनिफॉर्म बोलोगे। जैसे मान लो गुलाब जामुन खाना है, 1 सेकंड में 1 गुलाब जामुन, 2 सेकंड में 2 गुलाब जामुन, 3 सेकंड में तीसरा गुलाब जामुन, चौथा सेकंड में 4 गुलाब जामुन खाया, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। दूसरा मान लो कि जैसे मान लो आपने 1 सेकंड में 1 गुलाब जामुन खाया, दूसरे सेकंड में 4 गुलाब जामुन खा लिया, गुलाब जामुन अटक गया। अब अटक गया तो आप तीसरा सेकंड में 0 गुलाब जामुन, क्योंकि अब उसको पानी पी के लेबल कर रहे हैं, चौथे सेकंड में 0 गुलाब जामुन, अभी अटकाया, दिक्कत हो रहा है। तो ये ज़्यादा कम जो ग्राफ शो करेगा ना, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। आई होप समझ में आया। आगे देख लेते हैं, अगला है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सा स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो जैसे मान लो नॉर्मली जब आप बाइक चला रहे हो रोड पे, तो उसमें स्पीड क्या फिक्स होता है, नहीं, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ठीक है ना। तो किसी भी क्षण का रफ्तार, मान लो अभी आपको देखना है मेरा बाइक का स्पीड कितना है, तो उस इंस्टेंट का जो स्पीड होता है आप उसको बोलते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, स्पीडोमीटर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पीडोमीटर, यानी जो तुम्हारे बाइक के ऊपर आगे लगा होता है ना, जो स्पीड बताता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बताता है, ये पता होना चाहिए। उस क्षण का रफ्तार बताएगा। अगर आप एक्सीलेटर लोगे तो रफ्तार बढ़ेगा, और अगर आप ब्रेक दबाओगे तो रफ्तार घटेगा। डन। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। ओके, अगला है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बहुत आसान है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी जितना आपने दूरी तय किया है, जितना, जैसे सपोज करो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट मान लो यहाँ से 5 किलोमीटर आप ईस्ट इधर आए, फिर बोला है कि फिर 5 किलोमीटर इधर आए, ठीक है ना। तो कितना डिस्टेंस हो गया टोटल का, मतलब 5 + 5 = 10। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब मान लो कितना पूरा समय लगा, यहाँ आने में 2 सेकंड लगा, यहाँ आने में 2 सेकंड लगा, तो पूरा जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4 सेकंड। यानी जो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप इसको ऐसे याद कर लेंगे, फॉर्मूला बहुत आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि जितना पूरा दूरी तय करेगा बटे में जितना पूरा समय लेगा। ओके, क्लियर, ठीक है। इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये नोट लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, कर रहा है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, यानी उसका स्पीड बढ़ घट नहीं रहा है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड उस ऑब्जेक्ट का एक बराबर हो सकता है। क्लियर। अब देख लेते हैं वही हम वेलोसिटी और वेलोसिटी में देख लेते हैं। इसका वेलोसिटी का सारा कॉन्सेप्ट स्पीड का ही है, लेकिन इसमें बस एक वर्ड आ जाएगा, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन आ गया, बाकी सारा कॉन्सेप्ट किसका है, इसका स्पीड का ही है। देखें, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है ना।
इसका भी यूनिट सेम मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म में क्या हो गया, इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वही डिफिनीशन है, बस इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन बढ़ गया है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बराबर दूरी एक फिक्स दिशा में बराबर समय में, यूनिफॉर्म हो गया। एग्जाम्पल आप याद करेंगे, रेन ड्रॉप फॉलिंग यूनिफॉर्मली ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे जो बूंदे गिर रही हैं बारिश की। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो गया, अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी याद रखना सेकंड समय जो होता है वो हमेशा इक्वल होगा। ऐसा थोड़ी है कि समय तुम्हारे हिसाब से चल रहा है कि 1 सेकंड के बाद 4 सेकंड सीधे हो गया, 6 सेकंड, नहीं, समय हमेशा यूनिफॉर्मली बढ़ता है। बस आप इसमें जो अनइक्वल या इक्वल डिस्टेंस को अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो बोलोगे यूनिफॉर्म है, और अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर? इट मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम बट डायरेक्शन डज नॉट रिमेन सेम, या इसका दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि बॉडी को आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बोलोगे कब की चल रहा है, दो कंडीशन है, या तो उसका अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, या इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में भी अगर ट्रेवल करे लेकिन उसका डायरेक्शन फिक्स ना हो, कभी लेफ्ट जाए कभी राइट जाए, तो ये तो स्पीड होगी ही नहीं, वेलोसिटी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इसको बोलोगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। क्लियर? ठीक है ना। अब देख लो ग्राफ कुछ देख लो आप, जैसे मान लो यूनिफॉर्म के साथ आप स्ट्रेट बनाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म के साथ ऐसा भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म बढ़ के घट भी सकता है, या ये कांस्टेंट हो सकता है। तो आपके काम लायक ये दोनों ग्राफ है। ओके, क्लियर? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, सीधा है, वेलोसिटी किसी भी क्षण पे जो है ना वही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। और एवरेज रेशियो, एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल माइनस, यहाँ पे जैसे वहाँ हमने देखा था इधर इधर बॉडी गई थी, मान लो 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गया था 5 5 10, लेकिन यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ये कितना हो जाएगा 500√2, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ले लोगे आप, समय तो 2 + 2 4 ही ऐड करेंगे, लेकिन इनिशियल और फाइनल वाली जो दूरी है ना, जगह की डिस्टेंस है, आप उसको बोलोगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें क्या है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव बट वेलोसिटी में भी मैंने पहले ही बोला है कि जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, और जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्लियर? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी 0 इफ एवरेज स्पीड इज नॉट 0, वही तो, यानी ये एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर हो गया, तो वेक्टर तो 0 हो सकता है ना, क्योंकि जहां से चले वहीं आ जाए तो वो 0 हो सकता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई जो आपने सीख लिया इधर। अब एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट ये सबसे खास है, क्योंकि पीछे भर भर के न्यूमेरिकल दिया है, और पूरे जीवन में आपके लिए आज अगर आप समझ गए तो समझ जाओगे। ठीक है ना। देख लो एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, यानी क्या हो गया, अगर आपने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, और अगर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, आप इसको और बोलते हो चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर? इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? अब देख लो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूमेरिकल में आप इसके यूनिट से पकड़ लोगे कि ये स्पीड दिया है या एक्सीलरेशन दिया है। अगर सेकेंड स्क्वायर होगा तो एक्सीलरेशन होगा, और अगर सिर्फ मीटर पर सेकेंड होगा तो वो स्पीड होगा। आई होप ये समझ में आ गया। अब रिलेशन ऑफ एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें बोला कि मान लीजिए कि कोई बॉडी है, वो इनिशियली u स्पीड से चल रही है एक दिशा में, और कुछ समय बाद उसका जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी बदल के हो गया v, तो आप चेंज इन वेलोसिटी क्या निकालोगे, जैसे मान लो शुरू में चल रही थी u वेलोसिटी से, बाद में चलने लगी v वेलोसिटी से, तो कितना परिवर्तन आया, चेंज कितना आया, v माइनस u, समय कितना ले लिया उसने, t। अब यानी एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन t। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो at इज इक्वल टू v माइनस यू, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस at, ये हो गया आपका डेरिवेशन है, बिल्कुल आसान है, आप इसको समझ लेंगे। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। ठीक है ना। कह रहा है कि एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव हो सकता है, अगर पॉजिटिव आ रहा है सॉल्व करने पे न्यूमेरिकल, तो ये समझ जाना कि एक्सीलरेशन आ रहा है, यानी एक्सीलरेशन का मतलब रफ्तार बढ़ रहा है, और अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया तो आप क्या बोलोगे कि वो स्पीड घट रहा है। ठीक है ना। मान लो आपने इसको सॉल्व किया ये इक्वेशन, ठीक है ना, मान लो v बराबर u इज इक्वल टू at, आपने ऐसे सॉल्व किया, v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी एक्सीलरेशन बराबर v माइनस u अपॉन t। अगर आपने यहाँ सॉल्व किया और अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई तो
स्पीड बढ़ रही है यानी एक्सिलरेट कर रहा है, और वही अगर नेगेटिव आ गया तो आप क्या बोल रहे हो, ये रिटार्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई। ओके, अब कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन यानी इसके 3 केसेस हैं, ये बुक्स में नहीं दिया है, मैं अपने हिसाब से बच्चों को न्यूमेरिकल के लिए बताता हूं और ये आपको बिल्कुल अभी तुरंत समझ लेना है। चलो पहला केस है, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, ये रुका हुआ है, रेस्ट पे होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका इनिशियल स्पीड कितना लेते हैं हम, 0, और मान लेते हैं वो अब ये चलने लगा ये ऑब्जेक्ट, इसका स्पीड हो गया v, समय लगा टाइम t, ठीक है। मान लिया हमने वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो इनिशियल स्पीड इसका 0 था, 5 सेकेंड में इस बाइक ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर सेकेंड की मीटर पर सेकेंड का स्पीड अटेन कर लिया। तो आप इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v माइनस u अपॉन टी। v हो गया फाइनल हो गया 40 माइनस इनिशियल हो गया 0 अपॉन टाइम 5, यानी कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना। कोई ऑब्जेक्ट रुका है और फिर चलने लगे तो उसमें आप इनिशियल और फाइनल किसको लेंगे, ये मैं समझा रहा हूँ। दूसरा, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही चल रहा है, यानी इसकी इनिशियल स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड और ये 5 सेकेंड में आ गया, 5 सेकेंड के अंदर जो इसका स्पीड बढ़ के आया है वो हो गया v = 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ ये देखो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पहले से ही, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल के आ रहा हो तो उसका इनिशियल स्पीड 40 हो जाएगा, और अगर मान लो इसका स्पीड बढ़ गया या घट गया तो उसका स्पीड हो जाएगा 60। इस केस में एक्सीलरेशन = v माइनस u अपॉन टी, यानी 60 माइनस 40 अपॉन टी 5 = 20 अपॉन 5 = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आना है, यानी मैं यहाँ समझा रहा हूँ इनिशियल स्पीड किसको बोलते हैं, फाइनल स्पीड किसको बोलते हैं। इनिशियल में पहला केस में रुका हुआ था, चलने लगा, रुका हुआ u 0 हो गया, चला तो 40 मीटर पर सेकेंड। दूसरे में वो 40 मीटर से अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही चल के आया और उसका रफ्तार बढ़ गया तो जो चल के आ रहा था वो इनिशियल हो गया और जो बढ़ गया वो फाइनल हो गया। और तीसरा जो केस है, मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है ये चल रहा है 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो इसका इनिशियल स्पीड हो गया और जाके ये आगे रुक गया, स्टॉप हो गया। मान लो सामने कुत्ता अगर आ गया या ब्रेकर आ गया तो v = क्या ले लोगे आप, 0। समय यहाँ से यहाँ जाने में लगा वो आपको लग गया 5 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या लोगे, v माइनस u अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी कितने हैं 0 माइनस 60 अपॉन 5 = -12 मीटर पर सेकेंड। अब देख लो आप, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव था, यानी ये एक्सीलरेशन था, यानी बॉडी का रफ्तार बढ़ रहा था। यहाँ ये नेगेटिव आया है, मतलब ये रफ्तार घट रही है, यानी ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन एक्सीलरेशन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना, इट इज अपोजिट ऑफ। तो ये 3 केस बनते हैं किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन लेने में, वो मैंने आपको समझाया, आप इसको कई बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर यूनिफॉर्म का मतलब when equal change in velocity take place in equal interval of time। ये तो कॉन्सेप्ट पुराना ही है कि बराबर समय में बराबर रफ्तार परिवर्तन हो तो यूनिफॉर्म हो गया। और वही अगर वेरिएबल में क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, आप इसको क्या बोलोगे, वेरिएबल। इसका ग्राफ देख लें, यूनिफॉर्म का हमेशा ऐसा बनता है और नॉन यूनिफॉर्म का ऐसा बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म में देखो ये कर्व बन रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर, समझ में आया आई होप। आगे देख लेते हैं फिर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, बोला कि कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ गिरे, ये पृथ्वी का सतह हो गया, मान लो नीचे की तरफ गिर रहा है तो इस पर कौन सा बल लगेगा, जी लगेगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है 9.8, ठीक है ना। अब यही बोला, व्हेन बॉडी फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी पृथ्वी का जो ग्रेविटी है वो अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये जो फोर्स अपनी तरफ पृथ्वी जो खींच रही है ना, ग्रेविटी जी की वैल्यू जी से, इससे जो उसके अंदर जो रफ्तार में परिवर्तन हुआ, बदला, अरे रफ्तार मान लो छोड़ूंगा मैं तो रफ्तार बढ़ेगा ना, तो एक्सेलरेट होगा ना। अब ये क्यों एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी खींच रही है, किससे, ग्रेविटी से, जिसका वैल्यू कितना है जी। तो आप इस एक्सेलरेशन यानी रफ्तार में जो बढ़ रहा है रफ्तार, उसको आप बोलोगे क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी वो उसमें जो रफ्तार में परिवर्तन आया है वो किसकी वजह से आया है, गुरुत्वाकर्षण के बल से आया है, क्योंकि वो नीचे की तरफ खींच रहा है। इसका वैल्यू कितना होता है जी, ग्रेविटी का 9.8। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली
डाउन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ गिरेगा तो उसका रफ्तार बढ़ेगा ना, यानी आप बोलोगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, पॉजिटिव। और जब आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो उसका रफ्तार धीरे 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 घटते 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 जीरो हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि इसका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, नेगेटिव है। समझ में आ गया बात, ठीक है ना। अब देखो वैल्यू ऑफ जो ग्रेविटी है ना डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, कह रहा है कि वो मास पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। अगर आप दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो कोई भी ए ऑब्जेक्ट कोई भी बी ऑब्जेक्ट, कितना बड़ा मास हो, दोनों को एक साथ अगर वैक्यूम में आप गिरा दें, वैक्यूम में, लेकिन हवा में तो रेजिस्टेंस देगा ना, बड़े ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगा, छोटे पे कम। वैक्यूम में गिराएंगे तो दोनों एक साथ गिरेगा। ये प्रूव करता है कि जो ग्रेविटी है वो मास पे निर्भर नहीं करती है, यानी मास ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ अ बॉडी इन वैक्यूम। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अगर आप प्लीज़ न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने 4 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और प्लीज़ मेरे चैनल पे ट्यून रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। इसका न्यूमेरिकल आगे मैं लेके आऊँगा, ओके। इसका न्यूमेरिकल अगले वीडियो में मैं जितना है एक्सेलरेशन से रिलेटेड मैं उसको सॉल्व करके अपलोड करूँगा, तो आप जरूर देखें। कॉन्सेप्ट पहले इससे क्लियर कर लो आप, न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ईजी तरीके से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इजी तरीके से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।